देखिए कल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्लास में सीखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे आपको। आप लोग जिसका छूट भी गया होगा ना तो वीडियो उसको देख लेना, यूट्यूब पर है डाला हुआ। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से विकास कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों हैं, ये सारा चीज़ आपको बताए थे। फाइनली हम लोग डिफिनीशन तक पहुँचे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन आज करवाना था, है ना? यही ना करवाना था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन करवाना था। उसके पहले हम आपको एक चर्चा किए थे इमेजिनरी नंबर के बारे में। बताए थे आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा को क्या माना था आपने? आई माने थे। बोले थे कि ईलर नामक एक मैथमेटिशियन था, ईलर नामक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही एक और नंबर का खोज किया जिसको हम लोग समित संख्या कहते हैं। बोले थे ना आपको कि कुछ स्पेशल टाइप का इक्वेशन था जिसको सोल्व करना उस समय के संख्या पत्ती जो वास्तविक संख्या तक था उससे संभव नहीं था। उसके बाद विकास किया गया समित संख्या का। ठीक, समित संख्या का विकास करने के बाद हम लोग जो स्पेशल टाइप का इक्वेशन जैसे दिखता था आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 = 0, इसका जो हम लोग 10th क्लास में नो सॉल्यूशन लिखते थे, इसका हम लोग सोल्व करने लगे थे। जब कब? जब आयोटा का मान दिया गया था उसके बाद। वहां पे हमने बताया था आपको कल आई का वैल्यू √(-1) होता है, बताए थे ना। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू -i है ना, -i, आई का पावर 4 का वैल्यू 1। बोले थे ये 4 टर्म आपको याद रखना है। बोले थे ना ऐसा कि ये चारों टर्म का वैल्यू आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सा क्वेश्चन कुछ करवाए थे आपको जिसका मान निकालने के लिए दिए थे। एक थ्योरम होता है उसको आपको याद रखना है। आई के प्रथम या तो आई के चार लगातार घातों का योगफल, चार लगातार घातों का योगफल 0 होता है। आई के 4 लगातार घातों का योगफल क्या होता है? 0 होता है। एक थ्योरम है, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक, सबसे पहले हमने क्या बोला? 4 लगातार घात बोले। लगातार क्या? अगर स्टार्ट 1 से करें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना? 4। लगातार मतलब कहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक, जैसे दिया हुआ रहेगा आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3। 4 को लगातार पावर है। इसका सम हम कितना बोले? 0 बोले। इसका सम कितना बोले आपको? 0 बोले। अब हम सही बोले हैं गलत इसको तो प्रूफ करेंगे ही, पर उससे पहले इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसमें। सपोज दिया हुआ है आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर कितना? 4 लगातार घात दिया हुआ है ना, इसमें 4 लगातार घात दिया हुआ है, 1 2 3 और कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक, आई का वैल्यू नहीं रखते हैं, छोड़ते आई ही होता है। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। आई क्यू का वैल्यू कितना? इसको आई क्यू को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना, और आई का पावर 4 को आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आई का वैल्यू आई और -1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, अब -1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ना। ठीक, कोई दिक्कत? आई -1 माइनस आई प्लस कितना? 1 1 और 1 का कैंसिल हो जाएगा, आई और आई कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यही थ्योरम अभी बताया था ना आपको। अगर इसी तरह से इसको प्रूफ करने के लिए दे देता है, थ्योरम देता है प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करना भी आपके लिए आसान है। जैसे देखिए यहां से अगर आई का पावर n आप कॉमन लेंगे, आई का पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? आई का पावर 1 बचेगा, बचेगा ना। कितना बचेगा? आई का पावर 1 बचेगा, 0 बचेगा? 1 बचेगा। आप बोल भी रहे हैं कि 1 बचेगा, कैसे 1 बचेगा हमको ये बताइए। आई का पावर n है, आई का पावर n है। अगर आई का पावर आप 1 लिखते हैं यहाँ पर ही,
तो यहाँ पे हो जाएगा आई का पावर n प्लस 1, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए ये 1 नहीं ना है बचेगा, यहाँ पे 0 ना बचेगा। ठीक, अगर आप लोग जो बोल रहे हैं यही सब चीज़ अभी आप लोग को स्टार्टिंग में सीखना है। अगर आप बोले कि सर आप आई का पावर n कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आई बचेगा। ठीक, कल आपको बेसिक फैक्ट बताए थे, जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर सेम रहता है तो उसका बस बेस सेम रहता है, पावर जुटता है, बताया था ना कल ऐसा आपको। तो ये दोनों का बेस सेम है ना, आई और आई, पावर जुटे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो पावर जुटेगा तो आई का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, जबकि n ही है। ठीक, तो कॉमन लिया गलत है आपका ना है, तो यहाँ पे 1 ना लिख कर कितना लिखिएगा आप, 0 लिखिएगा। अब ठीक हो गया। अब देखिए प्लस क्या बचेगा, आई का पावर n, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, प्लस आई का पावर कितना बचेगा, प्लस आई का पावर कितना बचेगा 3 बचे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब सही है। अब कल ही आपको बेसिक में ही बताए थे कि कोई भी नंबर का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, कितना होता है उसका वैल्यू, किसी भी संख्या का पावर 0 का मान कितना 1, प्लस आई का पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, और आई क्यू का वैल्यू कितना माइनस आई, आई कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो आई का पावर n इंटू क्या होगा बराबर कितना, राइट हैंड साइड में ही दिया हुआ था ना। ठीक, तो एक थ्योरम सीखे आप लोग कि आई का कोई भी 4 लगातार घात का योगफल क्या होगा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। आई का पावर 16 प्लस आई का पावर 17 प्लस आई का पावर 18 प्लस आई का पावर 19 का वैल्यू आपको निकालना रहेगा। ठीक, आप लोग निकालिएगा आराम से, तब तक हम आपको अभी आगे पढ़ाते हैं। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, जितना पिछले क्लास में पढ़ाते हैं कोशिश क्या करना है कि जो पढ़ाया जाता है उसको याद कर लें। याद करना कैसे है, समझ करके, पहले ही बताए हैं, याद रट्टा मारने से याद नहीं होता है। आपको हर हाल में जो टॉपिक बताया जाता है उसको एक कोशिश कीजिए माइंड में उसका एक डायग्राम बने, जैसे उसका एक फिगर बनेगा, फिगर के बारे में आप खुद से अपने आप से डिस्कशन कीजिएगा। शादी वादी की लड़की देखने जाता है तो उसको देखते हो आता है, और देखे तो बोलता है कोची लड़कियाँ करिया है हो, अरे सुन ओठवा मोटा है, बोलता है ना ओठवा मोटा है, कनमा तो आज़ाद लटकल है, फलाने के जैसा तो कलर का है, मतलब एक बार देखने से उसके बारे में पूरा व्याख्या कर दिया। वही चीज आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक, इसको ये बात याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के समूह को जेड से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, जेड से सूचित किया जाता है। अब बात आता है डिफिनीशन का। ठीक, तो कल काफी हद तक आपको हम बता दिए थे, आप लोग डिफिनीशन बताइएगा, हमको बताइए डिफिनीशन बता सकते हैं आप लोग, सम्मिश्र संख्या का डिफिनीशन कल ही बताए थे कि कोई भी संख्या, दो संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर सम्मिश्र संख्या बना है। से मिलकर क्या बना है आपका, सम्मिश्र संख्या बना है। बना है कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत है। तो वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या से के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या कहेंगे। डिफिनीशन हो गया। इसको अगर ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हैं आप, यदि कोई संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप का हो, के रूप का हो, तो उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप का कोई संख्या रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, सम्मिश्र संख्या कहेंगे।
ये बात समझ में आया यहाँ पे? ठीक, तो हम क्या बोले कि समिश्र संख्या में दो नंबर, एक वास्तविक संख्या और एक क्या, काल्पनिक संख्या। ठीक, समिश्र संख्या का दो भाग, वास्तविक संख्या और क्या, काल्पनिक संख्या। ए यहाँ पे लिखाया जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहाँ पे दो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। किसको क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक भाग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक भाग। ठीक ना? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहा जाता है, या तो डोनेट का डायरेक्ट लेना है, इसको सूचित करते हैं कैसे? रियल जेड से इसको सूचित किया जाता है, और इसको सूचित किया जाता है इमेजिनरी जेड से। इसको सूचित कैसे किया जाएगा? इमेजिनरी जेड से। इसको रियल जेड, उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी जेड। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन दिए हम, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू दिए जेड इक्वल टू 3 प्लस 7i, जेड इक्वल टू 3 प्लस 7i, तो हम आपसे बोलेंगे इसमें रियल जेड का वैल्यू कितना है और इसमें इमेजिनरी जेड का वैल्यू कितना है? इसको समझने के लिए याद रखिएगा, जिस नंबर के साथ में आई रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट, और जिस नंबर के साथ में आई नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट। ठीक, अब बताइए, आप हमको बता सकते हैं इसमें रियल पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? रियल पार्ट का वैल्यू 3 हो जाएगा जी। इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 7i नहीं 7 लिखना है खाली। ठीक ना? जो उसका वैल्यू है उसी को लिखिएगा ना। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा उसका? 7, और रियल पार्ट कितना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप हमको रियल जेड और इमेजिनरी जेड बताइए। सोचिए, आप लोग टाइम दिए हैं, दिक्कत होगा। देखिए, जो चीज़ छोटा मोटा जो भी दिक्कत होता है, जो आपके मन में क्वेश्चन उठता है उसको डायरेक्ट पूछिए। जब पूछिएगा तब ना हमको ही पता चलेगा, नहीं तो हमको तो जो आता है तो बता ही देते हैं आपको। बोलिए। बोला रियल जेड कितना हो जाएगा? इमेजिनरी जेड 7 की -7? -7 ना, वही तो कंफ्यूज किए थे आपको। ठीक, हम सोचे थे कि आप भी बोल दीजिए डायरेक्ट 7, इस चलते उसको माइनस कर दिए थे हम। ठीक ना? एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, समिश्र संख्या को मेनली रूप से हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक सर। समिश्र संख्या का दो भाग, पहला होता है आपको पूर्णतः वास्तविक समिश्र संख्या। पूर्णतः वास्तविक समिश्र संख्या, और दूसरा होता है पूर्णतः काल्पनिक। दूसरा क्या होता है? पूर्णतः काल्पनिक। ठीक, पूर्णतः वास्तविक को हम लोग कहते हैं प्योरली रियल। इसको क्या कहा जाता है? प्योरली रियल। इसको कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। ठीक, इसको प्योरली रियल, उसको क्या कहते हैं? प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। अब बात आता है कि सर प्योरली रियल किसको कहेंगे और प्योरली इमेजिनरी किसको कहते हैं, है ना? देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम क्या बताएं आपको? जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इधर का भी स्ट्रक्चर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी ही होगा। अब कोई भी समिश्र संख्या लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब कि उसका स्ट्रक्चर ए प्लस आई बी के रूप का होगा। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्योरली रियल का मतलब समझ में आ रहा है? दूध खरीदने जाते हो तो बोलता है कि दूध में पानी में ले ले हो, नहीं बोलता प्योर दूध हमको चाहिए। तो प्योर दूध चाहिए मतलब क्या कि पानी नहीं होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से समिश्र संख्या है
तो समित संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बना, बिना ना। समित संख्या कैसे बना? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से। ठीक, मतलब कि समित संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों है। हम क्या बोले? पूर्णतः वास्तविक चाहिए, मतलब कि काल्पनिक संख्या उसमें नहीं होना चाहिए। पूर्णतः काल्पनिक चाहिए, मतलब उसमें वास्तविक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये देखो, तो हम लिख रहे हैं बाबू, ये 3 लिखा हुआ है, यह है वास्तविक संख्या। इस समित संख्या है z = 3। आप देखते हैं कि कल वाला पढ़ाया हुआ मेरा काम आया है कि नहीं। z = 3 लिखें तो ये वास्तविक काल्पनिक संख्या है। z = 3 काल्पनिक संख्या है। कल के क्लास में एक ऐसा डायग्राम बना के बताए थे, याद है आपको? ऐसा बहुत सा घर बताए थे हम उस समय, बताए थे आपको कि वास्तविक संख्या को हम समित संख्या कह सकते हैं, बोले थे ना। ये 3 लिखा हुआ, आप देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब तो ये 0 × i नहीं लिखेंगे तो दिक्कत है। ये तो 3 ऐसे नहीं लिखा है जी, 3r + 0 न हो गया, तो z = 3 लिखा है ये। तो यहाँ जब ऐसा था तो इसको आप बोले कि समित संख्या है, अब ऐसा होगा तो समित संख्या नहीं है। ये भी समित संख्या ही है, मगर इसके साथ यह क्या कंडीशन है कि यह पूर्णतः वास्तविक समित संख्या है। ये पूर्णतः वास्तविक समित संख्या है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पूर्णतः वास्तविक समित संख्या किसको बोलेंगे? जब उसका स्ट्रक्चर z = a + 0 IB के रूप का रहेगा। ठीक, a + 0 IB के रूप का रहेगा। रुकिए, लिख लीजिएगा बाद में। पूर्णतः वास्तविक संख्या के साथ ये भी कंडीशन है कि पूर्णतः वास्तविक रहेगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, जब कोई संख्या पूर्णतः वास्तविक समित संख्या होगा तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे, अब वही चीज यहाँ पे बताइए। z = 4i हमने लिखा, तो इस समित संख्या है 4i। z = 4i समित संख्या है कि नहीं है? हाँ या नहीं है? ठीक, अब इस समित संख्या है आपका, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक, समित संख्या ये भी आपको दिख रहा है ना है? तो आप कह सकते हैं कि जब कोई समित संख्या z = 0 + IB के फॉर्म का हो, 0 प्लस किस फॉर्म का हो? IB के फॉर्म का हो। ठीक, तो इसको मैं कह सकते हैं कि रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना है, यदि कोई समिश्र संख्या, यदि कोई समिश्र संख्या z = a + IB के रूप का हो, z = a + IB के रूप का हो, तथा इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो, तो उसे पूर्णतः वास्तविक समिश्र संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णतः वास्तविक समिश्र संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा आपका? 5, 7, 9 etc होगा ना, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, उसी तरह से इसका बोलेंगे आपको, इसका डिफिनेशन आप लोग बोलिए, यदि कोई समिश्र संख्या z = a + IB के रूप का हो तथा रियल z = 0 हो, तो उसे पूर्णतः काल्पनिक संख्या कहते हैं। पूर्णतः काल्पनिक समिश्र संख्या। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? 4i, 7i,
-9i etc। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ गया? यहाँ पे क्या क्या समझें? समिश्र संख्या दो भाग, या तो कह सकते हैं कि समिश्र संख्या जो बनता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर बनता है। ठीक, उसमें दो भाग होता है, एक वास्तविक भाग और क्या एक काल्पनिक भाग होता है। एक वास्तविक भाग और दूसरा क्या काल्पनिक भाग होता है। ठीक, हम बोले क्या कि जब वास्तविक भाग 0 हो तो संख्या को पूर्णतः काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक भाग 0 हो तो संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णतः काल्पनिक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक भाग 0 हो तो संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग 0 हो तो संख्या को क्या कहते हैं आप? पूर्णतः वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये ना बताएं, आप हमको बताइएगा कि कोई वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर हो सकता है? कोई वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर हो सकता है? बताइए। ठीक, एक थ्योरम पढ़ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोई भी वास्तविक संख्या किसी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं होती है। किसी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं होती है। बात समझ में आया? यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक, कंडीशन इसके साथ है, यदि a और b दो संख्या हो, यदि a और b दो संख्या हो जहां a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आप बोलेंगे सर बराबर हो जाएगा, तो हम दिखाते हैं बराबर नहीं होगा। जैसे एक संख्या a को वास्तविक संख्या मान लिए हम और b को काल्पनिक संख्या मान लिए हैं, तो काल्पनिक संख्या के साथ में i रहेगा, i रहेगा ना। अगर दोनों साइड हम वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा? a का स्क्वायर a स्क्वायर और आई बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी प्लस वाला माइनस के बराबर हो ही नहीं सकता है। इधर धनात्मक उधर क्या मिलेगा आपको? हमेशा ऋणात्मक मिलेगा, तो बराबर कभी होगा। तो याद रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? कुछ क्वेश्चन दे बनाने के लिए? बताइएगा इसको हमको मान आप लोग, ठीक ना। इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं, रूट अंडर -16 गुना रूट अंडर -25 का मान ज्ञात करें। बनेगा आपसे? बताइए। रूट अंडर -16 गुना रूट अंडर -25 का मान ज्ञात करें। टाइम 1 मिनट आपको दे रहे हैं हम। हो गया? हो गया? कितना आया आंसर? इसको बनाया कितना है आंसर? 3 आया। देखिए, रूट अंडर -16 को रूट 16 गुना रूट -1 लिख सकते हैं।
इसको रूट 25 गुना रूट -1 लिख सकते हैं। रूट 16 का वैल्यू कितना 4, आई इसका वैल्यू कितना आई, और गुना इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कितना, तो 5 को 4 से गुना करेंगे 20, और आई गुना आई तो आई स्क्वायर, तो 20 गुना आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -20 आंसर आ रहा है। आया आप लोग का उतना? चलिए देखिए, अगला थ्योरम याद रखना है आपको, अभी बेसिक ही इतना बता रहे बाबू अभी, है ना। ठीक, अगला थ्योरम याद रखना है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या का मान 0 हो, यदि कोई सम्मिश्र संख्या का मान 0 हो, तो उसका वास्तविक तथा, और सही दीर्घ इधर उधर होता है, थोड़ा देख लेना, हमको हिंदी उतना नहीं स्ट्रांग है। वास्तविक तथा काल्पनिक भाग अलग अलग 0 होगा, है ना। ठीक, क्या बोले कि कोई सम्मिश्र संख्या का मान क्या हो 0 हो, ये भी प्रमेय है, आपको याद रखना है। z इक्वल टू 0 दिया हुआ है, z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, और z का मान क्या होता है x प्लस आई वाई होता है, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या होगा, x नहीं, आप लोग हम लोग पढ़ते थे a प्लस आई बी न पढ़े हैं जी, क्या पढ़े a प्लस आई बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस आई बी, इधर आया तो प्लस में हो जाएगा माइनस में ना। अब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या मिलेगा ए स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस बी स्क्वायर, उधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। अब ऐसा तभी संभव है जब a बराबर 0 और b बराबर 0, है ना, a बराबर 0 और b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों अलग अलग 0 आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है जी, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या की समानता। सम्मिश्र संख्या की समानता, समानता मतलब समझ में आता है बराबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बराबर कब दिखाइएगा, जब आपके पास कम से कम 2 गो संख्या रहेगा, था ना। अगर एक संख्या a है दूसरा संख्या b है तो a बराबर b शो कर सकते हैं, ठीक। आपके पास अगर 2 समिश्र संख्या है, अगर z1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका, अगर z1 का वैल्यू दिया हुआ है a1 प्लस आई b1, और z2 का वैल्यू दिया हुआ है a2 प्लस आई b2, ठीक। याद रखिएगा यदि z1 बराबर z2 हो, यदि z1 बराबर क्या हो z2 हो, तो a1 बराबर a2 होगा और b1 बराबर क्या होगा। हाँ, तो आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट याद रखना है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 2 समिश्र संख्या बराबर हो, जब 2 समिश्र संख्या बराबर हो, 2 समिश्र संख्या बराबर हो, तो उसका, तो उस दोनों का वास्तविक भाग
तथा काल्पनिक भाग आपस में बराबर होगा। बात यहां तक समझ में आया? जब दो समित संख्या बराबर होगा, लिखने के लिए टाइम देंगे आपको। मतलब क्या कि अगर Z1 बराबर Z2 दिया हुआ है, अगर Z1 बराबर A1 प्लस IB1 और Z2 बराबर A2 प्लस IB2 दिया हुआ है और Z1 बराबर Z2 दिया हुआ है, तो आपका A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा और B1 बराबर क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत नहीं ना है? चलिए, जैसे क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। यदि Z1 बराबर Z2 है, यदि Z1 बराबर क्या है? Z2 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Z1 बराबर 3 माइनस 7i और Z2 बराबर दिया है x प्लस आई वाई। दूसरा दिए Z1 बराबर माइनस 7 प्लस 4i और Z2 बराबर दिए ax प्लस 4i। बताइए दोनों में से x और y का मान बताइए आप लोग। दोनों टाइम दिए आपको। बना है? उसमें लिखने का जरूरत है जी। बताएं? चलिए मिलाइए आप लोग, है ना? देखिए, अगर Z1 बराबर Z2 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप। Z1 बराबर क्या दिया है? Z2 दिया है, तो हम क्या बोले? रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको? -7 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, इसमें भी वही चीज है, रियल पार्ट के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हाँ, y है। आपको दिक्कत नहीं ना है? ए ना? चलिए आगे बढ़े ना। अब पढ़ना है आपको सम्मिश्र संख्या का बीजगणित, ठीक ना? बेसिक इतना ही था। अब पढ़ना है क्या आपको? सम्मिश्र संख्या का बीजगणित। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। सबसे पहले बीजगणित का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग। मेनली रूप से चारे गुण ऑपरेशन होता है, जोड़ घटाव गुना और क्या। सबसे पहले अब क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। सम्मिश्र संख्या का क्या? जोड़।
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, देखिए दो अलग अलग समिश्र संख्या रहेगा जिसको जोड़ना रहेगा। इक्वालिटी समझ में आ गया, समानता समझ में आया ना, कोई दिक्कत? हर हाल में एक चीज आपको याद होना चाहिए, काल्पनिक भाग वास्तविक भाग किसको पहचानने के लिए सीखना पड़ेगा, वो तो सीखी गई इतना देर में आपको। अब देखिए दो समिश्र संख्या अलग अलग दिया हुआ है, मान के चलते हैं Z1 का वैल्यू दिया हुआ है A1 प्लस IB1 और Z2 का वैल्यू दिया हुआ है A2 प्लस IB2। याद रखिएगा आप, इसके लिए भी, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से तथा काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से तथा काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, अब आपको दिया हुआ है कि आपको Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 दिया है, यही दिया है Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1। आपको निकालना है क्या है, Z1 प्लस Z2 निकालना है, आपको निकालना है Z1 प्लस Z2। तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। A1 और A2 जुटेगा ना जी, तो A1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, अब प्लस IB1 प्लस IB2 जुटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस A2। अब I कॉमन ले लेंगे तो B1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, B2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जुट गया, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? बोलिए, दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं अब, है ना। जैसे दिया हुआ है Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4I, Z2 इक्वल टू 4 प्लस 7I। Z1 प्लस Z2 ज्ञात करना है आपको। 3 प्लस 4I प्लस 4 प्लस कितना I, तो 3 और 4 कितना, 7, और 7 और 4 कितना, 11। तो Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 प्लस 11I। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? जोड़ने सीख गए, जोड़ने आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं अभी बनाने के लिए, यहाँ पे Z1 इक्वल टू -7 प्लस 2I, Z2 इक्वल टू 4 प्लस 9I, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, बताइए आप लोग हमको। हो गया? कितना आया, कितना आया, 9 खाली आया। सस्ता नशा किए हो क्या, -3, हाँ प्लस 11I। ठीक है, आप लोग को बहुत अभी सुधार करने की जरूरत है। 10th के बाद आप लोग आ गए 11th में अभी, है ना, और अभी बेसिक वाला बहुत कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। प्लस 2I प्लस 9I होगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा, प्लस कितना I, 11I। कोई दिक्कत? ठीक, आगे पढ़ना है हम लोग को सम्मिश्र संख्या का योगफल का गुणधर्म। क्या पढ़ना है, सम्मिश्र संख्या का योगफल का गुणधर्म, बता देना भी। ठीक,
सम्मिश्र संख्या के योगफल का गुणधर्म। आप लोग योगफल का गुणधर्म आपको पता होगा, नॉर्मली योगफल का सिंपल एडिशन जोड़ का नियम होता था, याद है? कौन कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योगात्मक प्रतिलोम होता है ना, संबरक नियम होता है। अब बताइए हमको संबरक नियम किसको कहते हैं? उसी को तो गुणधर्म कहते हैं। संबरक नियम पता है आपको? भूल गया सब? 8वीं क्लास से पढ़ना था जी। इसमें पहला इसका नियम क्या होता है? संबरक नियम होता है। पहला नियम इसका होता है संबरक नियम। इसका मतलब क्या होता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं का दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी सम्मिश्र संख्या हो। बैटरिया डिस्चार्ज कर गया था जी। देखिए, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी क्या होता है? इसका सम्मिश्र संख्या होता है। ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है आपको? क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम में क्या आता है आपका? क्रम विनिमय नियम होता है। दूसरा में होता है आपका क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय नियम में हम लोग क्या बोलते हैं? यदि Z1 तथा Z2 दो सम्मिश्र संख्या है, ठीक। क्रम विनिमय मतलब आदान प्रदान। विनिमय मतलब क्या? आदान प्रदान। किसका? क्रम का। तो क्रम का आदान प्रदान करने से योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 आप लिख सकते हैं। बात समझ में आया? Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस क्या लिख सकते हैं आप? Z1 लिख सकते हैं। तीसरा नियम इसमें होता है साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या होता है इसका? साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। कि Z1, Z2 और Z3 तीनों के लिए अप्लाई होता है ही। इसमें अगर पहले Z1 प्लस Z2 कर लीजिए और उसके बाद Z3 को ऐड कीजिए, या Z1 को छोड़ दीजिए उसके बाद Z2 और Z3 को ऐड कीजिए, योगफल दोनों कंडीशन में क्या होगा आपका? सेम होगा। ठीक। बात समझ में आया? योगफल दोनों कंडीशन में क्या होगा आपका? सेम होगा। कोई फर्क विशेष उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक। अब अगला आता है इसमें योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम किसको बोलेंगे? किसी सम्मिश्र संख्या Z के लिए, किसी सम्मिश्र संख्या Z के लिए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका -Z। क्या हो जाएगा? -Z। योगात्मक इसका Z, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -Z। दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा आपको? 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। फिर से एक बार शुरू से रिकॉल करेंगे। शुरू में क्या बताया आपको? आज ओनली आज सम्मिश्र संख्या स्टार्ट किए, वहां बताएं कि सम्मिश्र संख्या बनता कैसे है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर सम्मिश्र संख्या बनता है। सम्मिश्र संख्या का 2 भाग, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। ठीक, बताए ना, वास्तविक भाग और क्या? काल्पनिक भाग। ठीक। उसके बाद बताए सम्मिश्र संख्या इक्वल कब होता है? सम्मिश्र संख्या बराबर कब होता है? जब वास्तविक भाग काल्पनिक भाग के बराबर होता है। वास्तविक भाग और वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग और काल्पनिक भाग बराबर होता है तब। ठीक। उसके बाद एडिशन बताएं।
समित संख्या को जोड़ने के लिए बोले भी तो दो समित संख्या को जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ते हैं और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? एनीबडी आप लोग को? ठीक। उसके बाद योगफल का गुणधर्म आप पढ़ें। योगफल का गुणधर्म में भी बताया गया, जैसे नॉर्मल आप लोग बेसिक में पढ़े थे ना, योगफल का सबसे पहला संबरक नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम, तीसरा सहचर्य नियम, चौथा योगात्मक प्रतिलोम, है कि नहीं? ठीक। आज इसको इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।